तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और क्वांटम मैकेनिक्स में अपना जो अगला टॉपिक है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीआईबी मॉडल। पीआईबी मॉडल, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, तो अपना जो अगला हेडिंग है वो क्या है? पीआईबी मॉडल। ठीक भाई, क्या है? पीआईबी मॉडल। आप इसको क्या कहोगे? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स। ठीक है, एक विमीय बॉक्स में कण, ये ऐसा हिंदी में बोलते हैं इसको। आप याद रखोगे पीआईबी मॉडल अपन पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्या पढ़ रहे हैं? पीआईबी मॉडल। ठीक है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो होता क्या, देखो आगे की जब आप हायर स्टडीज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे लेवल पे क्या दिया गया है? 1D बॉक्स दिया गया है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझते जाना। जैसे अपने SHO, AHO, रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर पढ़े हैं, वैसे ही क्या होता है अपने पास एक पीआईबी मॉडल होता है। ठीक है, ये जो पीआईबी मॉडल होता है ये क्या करता है? देखो केमिस्ट्री होती है ना अपनी, उस केमिस्ट्री में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, ठीक है भाई, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उनमें ट्रांसलेशन मोशन होते हैं। ये तो क्या है आपका? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, समझते हो? कॉन्जुगेटेड सिस्टम संयुग्म में, जिसमें अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड आते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका ट्रांसलेशनल मोशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। इस टाइप से, इस टाइप से क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि आप बॉक्स क्यों पढ़ते हो, 1D बॉक्स क्यों पढ़ते हो, तो आप ये कहोगे कि हम पार्टिकल्स के ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी करने के लिए क्या पढ़ते हैं? 1D बॉक्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? टू स्टडी द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। ठीक है, तो अपन क्यों पढ़ते हैं इसको? पढ़ते क्यों है? टू स्टडी ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन मतलब आपका जो बॉक्स की बात कर रहे हो आप। ठीक है, बॉक्स। अब होता क्या है, ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स की लेंथ अपन फिक्स लेते हैं। क्या? इस बॉक्स की लेंथ अपन क्या करते हैं? फिक्स लेते हैं कि ये बॉक्स इतनी ही लेंथ का होगा, इतनी लंबाई का होगा। बट इस बॉक्स की जो हाइट है वो अपन इन्फिनिट लेते हैं। इस बॉक्स की जो हाइट है वो अपन क्या करते हैं? इन्फिनिट लेते हैं। मतलब कितनी मान लो आप, हाइट आप उसकी कितनी मान लो। अब उसमें जो पार्टिकल्स है, मैं आपने मान लिया कि उस बॉक्स के अंदर ऐसा कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेशनल मोशन होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो उस ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी के करस्पॉन्डिंग किसको पढ़ा जाता है? किसको पढ़ा जाता है? 1D बॉक्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अपन क्या मानते हैं कि जो आप बॉक्स ले रहे हो उस बॉक्स की लेंथ क्या है? फिक्स है। बॉक्स की लेंथ क्या है? फिक्स है। कितनी मानते हैं अपन? जो लेंथ ऑफ बॉक्स है, ठीक है, लेंथ ऑफ बॉक्स है, जो लंबाई है बॉक्स की, वो होती है आपकी 0 to L। 0 to L। कुछ बुक्स में 0 to A भी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? 0 to A भी लिखा हुआ होता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। 0 to L मानो, 0 to A मानो, अपने कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये बॉक्स की लेंथ है और जो बॉक्स की हाइट है वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, जो बॉक्स की हाइट होगी वो क्या होगी? आपकी इन्फिनिटी होगी। ठीक है भाई, बॉक्स की हाइट क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। अब जो बॉक्स बनता है वो कैसा बनता है आपका? इस टाइप का एक बॉक्स बनता है। और अपन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं? जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है उसको बॉक्स के अंदर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मान लिया? 0 मान लिया। और बॉक्स के बाहर कितना मान लिया? इन्फिनिटी मान लिया। क्यों? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अपन ने ऐसा किया है। ठीक है भाई, और ये बॉक्स की लेंथ है 0 to L।
ये बॉक्स की क्या है, लेंथ है आपकी 0 to L, और यहाँ पे आपका जैसा कोई ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, तो बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल inside the box is considered as 0। ठीक है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। जो पार्टिकल्स है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बॉक्स के इनसाइड अपन क्या करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं, जो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है ना, जो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, उनको इजी करने के लिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, आप आगे लिखोगे एंड पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द बॉक्स, पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द बॉक्स considered as infinity। ठीक है, बॉक्स के बाहर जो लेंथ है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं अपन, इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया क्या। अब इसकी डेरिवेशन अपन पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, इसकी डेरिवेशन अपन पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी वे में मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना भाई, रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो बस आपको ध्यान क्या रखना है, बॉक्स क्यों पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड। लेंथ ऑफ बॉक्स ध्यान रखोगे आप, कितनी होती है, 0 to L। ठीक है, दिख रहा है, चलो गुड। क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हैं। क्या करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो आप लिखोगे फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन आप लिखोगे। अब ये आपने पढ़ रखी है अच्छे से। क्या पढ़ रखी है आपने, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8π² m और h स्क्वायर e माइनस का v साइन इज इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ रखा है। ये क्या आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है। सही है क्या, वेरी गुड। अब आपने क्या पढ़ा, 1D बॉक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देना। फॉर 1D बॉक्स, बोलो क्या होगा, 1D बॉक्स के लिए क्या होगा, जो आपका डेल स्क्वायर साइन है उसकी वैल्यू हो जाएगी d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर, मतलब एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं अपन। आपको पता होगा, आपने ये पढ़ रखा होगा, d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन अपॉन dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर। ये क्या था आपका, डेल स्क्वायर साइन के इक्वल था। ये लेप्लेसियन ऑपरेटर्स को कहते थे अपन, क्या कहते थे, लेप्लेसियन ऑपरेटर इसको अपन कहते थे। तो ये इसकी इक्वल होता था। और ये पूरा 3D बॉक्स के लिए ये काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर करते थे, याद रखो, काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर बोलते थे इनको अपन। ठीक है, आगे लिखते थे आप माइनस का h²/2m d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। ये बार कॉमन ले लिया था अपन ने, तो अपन ने तो इसको क्या कहा था, 8π²m। फिर आगे जब आप पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, इसको 2m अपॉन h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके। तो ये इक्वेशन आपके पास बन के आ जाती है लास्ट में। वो मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन जब आपको बताई तब आपको ये बता रखा है। ठीक है भाई, तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1D बॉक्स के लिए जो डेल स्क्वायर साइन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, d स्क्वायर साइन ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8π²m
ओवर एच स्क्वायर ई माइनस का वी साइन इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या पढ़ते हैं, इनसाइड दी बॉक्स। क्या पढ़ते हैं, इनसाइड दी बॉक्स। इनसाइड दी बॉक्स बोलो क्या होता है, बॉक्स के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अपन ने कहा था ना, अपन मानते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, इनसाइड दी बॉक्स जीरो मानते हैं। तो इसको यहाँ चिपकाओ, यहाँ रखो इसको। क्या करोगे, जैसे आपने इसको यहाँ रखा, इस वैल्यू को आपने यहाँ रखा तो क्या आ गया, डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साइन। सही है क्या, चलो लिख लो, ई माइनस का 0 साइन इज इक्वल टू 0। अब हटा लो इसको, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साइन इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन का जवाब 2। समझ में आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो टर्म आपके पास आई है इसको मैंने कह दिया के स्क्वायर। ध्यान से देखो, 8 पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर इंटू ई, इसको मैंने क्या कहा, के स्क्वायर का। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन ने क्या माना है, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 8। तो देखो अपन ने क्या किया, अपने जो 8 पाई स्क्वायर एम ओवर ई इंटू एच स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या मान लिया, के स्क्वायर मान लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो के स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई ओवर एच स्क्वायर। ये है क्या, ये है। अब अपन ने इसकी जगह वैल्यू के स्क्वायर चिपका दिया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर साइन और डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या बोलो, इसके लिए क्या लिख दिया अपन ने, के स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, साइन, के स्क्वायर साइन आगे इक्वल टू 0। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 3। क्या कह दो, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान रखना भाई, इससे आगे ये जो इक्वेशन 3 है इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको याद रखना है। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको याद रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, सीधा इसका सॉल्यूशन आपको एक इक्वेशन दी जाती है, वो सीधा सॉल्यूशन इसको याद रखना होता है। वैसे 2 सॉल्यूशन होते हैं अपने के पास, जो अपने जो काम में आने वाला है वो अपन वो सॉल्यूशन लिखने वाला है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, देखो क्या होने वाला है इसका सॉल्यूशन, साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस का बी कोस के एक्स। ये इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। भाई ध्यान रखना, हमेशा आपको यही काम करना है, जो इक्वेशन आ रही है आपकी उसका सॉल्यूशन ये वाला आपको करना है। इक्वेशन इसको कह दो आप 4। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपन बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वो भी मैं समझाऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन लिख रहा हूँ। तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगा भाई, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो है एट साइन इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है साइन इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू एल। ये 2 बाउंड्री कंडीशन है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब मतलब समझो, देखो भाई दिख रहा है, देखो देखो देखो, ये बॉक्स अपने लिया था जिसकी लेंथ कितनी थी, 0 टू एल थी, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि बाउंड्री जो कंडीशन होती है ना, बाउंड्री कंडीशन ये रही एक बाउंड्री, ये रही एक बाउंड्री, ये रही आपकी, जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ खत्म होती है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो आपका बाउंड्री एक तो साइन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, सॉरी ये तो x है, बॉक्स की जो लेंथ है वो क्या है, x। तो एक बार तो 0 ले रहे हो आप, एक बार क्या ले रहे हो, l ले रहे हो। देखो 2 बाउंड्री कंडीशन अपने लिए, साइन इज इक्वल टू 0 मतलब तरंग फलन जो है आपका, जो वेव फंक्शन आप बोलते हो वो 0 होगा। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन आ गई, x इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। दूसरा, वेव फंक्शन 0 होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, l होगी, ये लो। अब मतलब जो वेव फंक्शन आपका 2 जगह 0 हो सकता है, एक तो साइन इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे, एक x इज इक्वल टू एल। इसका मतलब क्या है, जब अपन ग्राफ बनाएंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर भी सुन लो।
जहाँ भी फंक्शन जीरो जाता है, जहाँ भी फंक्शन जीरो जाते हैं, देखो बाउंड्री कंडीशन पे तो हमेशा फंक्शन जीरो होगा ही होगा, बाउंड्री कंडीशन पे तो फंक्शन हमेशा जीरो होगा ही होगा। और बाउंड्री कंडीशन के अलावा अगर और कहीं फंक्शन जीरो जाता है तो वहाँ नोड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? नोड प्रेजेंट होती है। और आप जानते हो अच्छे से नोड क्या होती है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेस होती है, नेग्लिजिबल होती है, वो तो होती है नोड। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। फिलहाल आप ये दो बाउंड्री कंडीशन आप याद रखने वाले हो। ठीक है भाई। अब क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑन इक्वेशन 4। जैसे हमने 4 इक्वेशन के ऊपर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, क्या लिखोगे? साइन की जगह क्या लिखोगे? 0 इज इक्वल टू ए साइन के इंटू 0, बोलो अक्स की जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है, प्लस बी कोस के इंटू 0। मुझे बताओ साइन 0 क्या होता है? भाई साइन 0 क्या है? तो क्योंकि दिख रहा है क्या? चलो गुड। साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। एंड कोस 0 इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो कोस 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है क्या? कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। पता होना चाहिए इस चीज़ का। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। तो बताओ इस कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और इनटू में b है, तो यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से आपको ये मिला क्या? b इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? b इज इक्वल टू 0 आपको मिल गया, दिख रहा है? वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इस b की वैल्यू को अपन यहाँ चिपकाते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे पुट इस वैल्यू इनटू इक्वेशन 4। b की वैल्यू को इक्वेशन 4 में अपन ने पुट किया, तो b की जगह क्या रखा आपने? 0। तो 0 इंटू कोस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स आपके पास आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? आपने क्या किया? b की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। अब आपके पास क्या है? साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स आपके पास आ गया है। ठीक है, इक्वेशन इसको कह दो आप 5। क्या कह दो? इक्वेशन 5। और इस इक्वेशन 5 के ऊपर आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा दो। क्या करोगे? इसके ऊपर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा दो। आप लिखो अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन ऑन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 के ऊपर आपने दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, तो क्या होगा? देखो भाई, क्या है? सेकंड बाउंड साइन इज इक्वल टू 0, तो आपने इसकी जगह क्या लिखा? 0 इज इक्वल टू ए साइन के इंटू एल, ये आ जाएगा। सही है क्या? एक्स की जगह लिखना है? एल लिखना है, तो आपने लिख दिया एक्स की जगह एल लिख दिया है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, मुझे बताओ जो ए है, क्या उसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या? क्या ए की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए इंटू साइन जो भी है आपका पूरा टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? 0। तो अपने पास पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, सब कुछ ही आ गया 0 आ गया। समझ में आया? ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो फिर किसकी वैल्यू 0 हो सकती है? साइन के एल की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो? साइन के एल इज इक्वल टू 0 ऐसा हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता यह होना चाहिए कि जो आप इसको साइन एन पाई कह सकते हो। साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हम बोलते हैं क्योंकि साइन एन पाई इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो हमने इस के एल को 0 ना बोल के इसको इसके इक्वल कर दिया। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कह सकते हैं साइन एन पाई इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो
साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई आप कह सकते हो। ठीक है भाई, क्यों किया? क्योंकि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो 0 किसकी होगी? इस के एल की वैल्यू 0 होगी, साइन के एल की वैल्यू 0 होगी। और साइन के एल इसका मतलब है कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, कोई भी पाई हो, 50 पाई, 100 पाई, सबकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो हमने क्या किया, ये जो साइन के एल है इसको किसके इक्वल कर दिया? साइन एन पाई के इक्वल इसको कर दिया। देखो साइन से साइन मरा, ठीक है, क्या आया? क्या आ गया? के एल इज इक्वल टू एन पाई आपके पास आ गया है। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, के इज इक्वल टू निकाला, क्या आ जाएगा? एन पाई ओवर एल आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको कह दो आप 6। समझ में आएगा इतना? ठीक है, समझ में आएगा? वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 6 से जो के है उसकी वैल्यू उठा के कहाँ चिपका देते हैं? इक्वेशन 5 में। ठीक है भाई, इक्वेशन 6 से के की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 6 से के की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इधर वाले को रफ कर दूँ इसको। ठीक है भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई, ध्यान से देखो आप, द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन 6 पुट इनटू इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 6 से के की वैल्यू कहाँ पुट कर दी? इक्वेशन 5 में पुट कर दी। देन वी गेट, हमें क्या मिलता है? तब क्या मिलता है? साइन इज इक्वल टू ए साइन, बोलो क्या की जगह क्या लिखोगे? एन पाई, आगे क्या है आपका? एक्स है ओवर एल। बोलो समझ में आया क्या? ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। और ये जो इक्वेशन है ये आपका 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन है। क्या है? 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन है आपका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वेव फंक्शन लिख सकते हो या फिर वेव इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो वेव फंक्शन फॉर 1D बॉक्स। जो ए है यहाँ पे, ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √2/L। कितनी होती है? √2/L। किसके लिए? 1D बॉक्स के लिए। किसके लिए? 1D बॉक्स के लिए। कैलकुलेशन आती है वो आगे पढ़ते हो आप, जब हायर क्लासेज में स्टडी करते हो, एमएससी में पढ़ते हो, तब इसको प्रूफ करके लेते हैं कि ये √2/L कहाँ से आया। ठीक है भाई, तो देखो अपने जो ए है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसामान्यीकृत स्थिरांक। क्या बोलते हैं? प्रसामान्यीकृत स्थिरांक इसको अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं अपन? प्रसामान्यीकृत स्थिरांक इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप वैल्यू चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है ये अननॉर्मलाइज्ड है। कैसी है? अननॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, नॉर्मलाइज नहीं है। अब जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन इज इक्वल टू √2/L साइन एन पाई x/L। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1D बॉक्स। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1D बॉक्स, बस याद रखना है भाई इसको आपको। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स। 1D बॉक्स के लिए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ये आपका आ गया है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। क्या होते हैं? साइन इज इक्वल टू √2/L साइन एन पाई x ओवर। इतना समझ में आ गया? मिटाऊँ इसको। अब अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना, के की वैल्यू याद रखनी है आपको। किसकी वैल्यू याद रखनी है? के की वैल्यू आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, ओके भाई, वेरी गुड। मिटाऊँ इसको? चलो गुड, ठीक है भाई। ठीक है, चलो
ये आपका इसका डेरिवेशन हो गया। अब एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। रखना तो अपने को है ही नहीं किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को रखना तो है ही नहीं। देखो भाई, ओहो हो, बस हो गया। हेडिंग आप डालोगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। क्या डालोगे, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, आप हेडिंग डालने यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी आप हेडिंग डालने जा रहे हो। देखो भाई, एज वी नो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इक्वेशन 4 या 5 का था आपके पास, एक इक्वेशन आई थी डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर साइन। फिर हमने क्या कहा था, इसको के स्क्वायर मान लिया था, मान था कि नहीं मान था, ठीक है। तो वो आ गया आपके पास, इक्वेशन बन के दो इसको, चूँकि के इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल होता है क्या, अब पीछे तो क्या है अपने, ठीक है। देन के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर, इक्वेशन 2। क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। जैसे आपने किया के स्क्वायर से तो के स्क्वायर मर गया, 8 पाई स्क्वायर एम ई और एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मारा, क्या बचा, आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है आपको, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोलो क्या आएगा, इसी को यहाँ रख लो, बाकी को उठा के उधर भेज दो। तो एन स्क्वायर ऊपर है ही, ये एच स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आएगा, ये 8m और ये एल स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8m एल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है भाई। ध्यान रखना, ध्यान आप इसको रखना। ये इक्वेशन आपके पास आ गई 3 और ये आपकी क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है। यही क्या है आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। इसकी दूसरी फॉर्म और लिख देते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म ऑफ चाहे तो आप लिख सकते हो, इसकी दूसरी फॉर्म आप लिख सकते हो। बोलो क्या होगी, वो होगी आपके पास, देखो एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर 2 पाई होता है क्या, होता है, वेरी गुड। क्या करोगे आप, आपको यहाँ से एच की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा, एच कट इंटू 2 पाई हो जाएगा। सही है क्या, सही है। यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो आप तो क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इस एच स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू, बोलो एन स्क्वायर तो एज इट इज है ही, ठीक है। आगे बोलो, एच कट स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ओवर नीचे क्या है 8m एल स्क्वायर। कट मर रहा है क्या कोई, हाँ सर मर रहा है ये वाला। बोलो क्या आ गया, क्या आ गया आपके पास, E इज इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m एल स्क्वायर।
ये आपके पास दूसरी फॉर्म आ गई किसकी, एनर्जी की इक्वेशन की। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया तो वेरी गुड। अब इसको रफ करता हूँ, फिर मैं एनर्जी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। चलो वहाँ कर देता हूँ एनर्जी कैलकुलेशन, फिर अपन इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स में फॉर बॉक्स ग्राउंड स्टेट, फॉर बॉक्स ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो n होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। ध्यान रखना भाई, ऐसा आप ध्यान रखना, ऐसा आप ध्यान रखना। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा डी जी रोटेटर पढ़ा, उसके लिए j की वैल्यू, वहाँ पे j पढ़ते थे अपन, रोटेशनल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू अपन 0 कहते थे। वहाँ पे ग्राउंड स्टेट 0 से स्टार्ट होती है। ऐसे नॉन डी जी रोटेटर पढ़ा, वहाँ भी ग्राउंड स्टेट 0 से स्टार्ट होती थी। SHO पढ़ा, वहाँ भी ग्राउंड स्टेट 0 से स्टार्ट होती थी। AHO पढ़ा, वहाँ भी ग्राउंड स्टेट 0 से स्टार्ट होती थी। लेकिन जो बॉक्स होता है, जो बॉक्स होता है, वहाँ पे ग्राउंड स्टेट कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो देखो मैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यहाँ पे बना देता हूँ, काफ़ी है इतने तो देखा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6। बोलो E1 दिख रहा है क्या, दिख रहा है? E1 की वैल्यू क्या आएगी, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। n की वैल्यू क्या पुट करोगे, n की वैल्यू 1 है, तो h स्क्वायर ओवर एट एम एल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर ओवर एट एम एल स्क्वायर। E2 बताओ भाई क्या आएगा, E2 बताओ क्या आएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4h स्क्वायर और 8 ml स्क्वायर, काटा पीटी बाद में कर लेंगे। 4h स्क्वायर और 8 ml स्क्वायर, ये क्या इसलिए लिख रहे हैं कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आई। E3 की बोलो क्या आएगा, 9h स्क्वायर और 8 ml स्क्वायर। E4 बोलो क्या आएगा, 16h स्क्वायर और 8 ml स्क्वायर। E5 बोलो 25h स्क्वायर और 8 ml स्क्वायर। और E6 बोलो 36h स्क्वायर और 8 ml स्क्वायर। चाहो डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो 4 में से 1 जाएगा भाई, 4h स्क्वायर माइनस 8, 4h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या जाएगा, 3h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। क्या जाएगा, 3h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ये वाला बोलो 9 और 4 5 आ जाएगा क्या, 5h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ये वाला बोलो 16 में से 9 गया तो 7 आएगा क्या, 7h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ठीक है, ये बोलो 9 आएगा, 9h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। और ये वाला बोल दो, अब तो बोल दो 11h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। तो क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होता जाता है। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होता है। देखो एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है क्या, ठीक है, तो आप लिख सकते हो एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गैप इंक्रीजेज, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गैप इंक्रीजेज। ठीक है भाई, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गैप इंक्रीजेज। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये तो आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अब अपन पढ़ते हैं इसके लिए ग्राफ फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं, ग्राफ फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, रफ करो इसको,
चलो भाई, वेरी गुड। अब करने जा रहे हैं हम इसको रफ, मिटाने जा रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार मैं आपको 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसके लिए, फिर बना लेते हैं ग्राफ, फिर साथ ही बना लेते हैं 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ बॉक्स। बोलो भाई क्या होती है, क्या बोलते हो? द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। क्या लिख सकते हो? द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। इन बॉक्स फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 होता है, देन क्या आएगा? ई 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? n की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? h स्क्वायर ओवर 8 ml²। ये क्या आ जाएगी? आपकी 0 पॉइंट एनर्जी आ जाएगी। किसके लिए? बॉक्स के लिए। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है उसी को क्या बोलते हो आप? 0 पॉइंट एनर्जी, उसी को आप बोलते हो, ठीक है। वेरी गुड। अब रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, जितना भी मैंने बताया है सब कुछ आपको ऑन टिप्स होना चाहिए भाई, ठीक है। सब कुछ आपको ऑन टिप्स होना चाहिए, होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं अपन ग्राफ्स। क्या पढ़ लेते हैं? ग्राफ्स अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राफ्स, तो पहला अगर आप पढ़ने जा रहे हैं साइन वर्सेज एक्स, साइन वर्सेज एक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका बॉक्स हो गया 0 to L लेंथ का हो गया, और इधर आपकी क्या इंक्रीज हो रही है? x, और इधर क्या इंक्रीज हो रहा है? आपका साइन बाबा वेव फंक्शन, ठीक है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। चलो उधर लिख देते हैं, यह आपका ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या आएगा? आपका साइन 1, ठीक है। तो साइन 1 का ग्राफ बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। चलो देख लो, तो एक बार देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। ये बना कुछ ऐसा बनता है, ध्यान रखना भाई, चिंता मत करो, और मैं समझा दूंगा कैसे बना। दूसरा जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपका n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका साइन 2। ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ये आपका हो गया n इज इक्वल टू 3, और ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा कुछ इस टाइप से। एक और देखोगे? देख लो भाई, आग पे इच्छा ही हो गई, सब कुछ समझाऊंगा। n इज इक्वल टू 4 क्या बनेगा? साइन 4। ये वाला खुश, अब खुश हो? चलो देखो भाई, जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स, ठीक है, फॉर बॉक्स जो नोड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1। ध्यान रखना भाई इस बात को, बॉक्स के लिए नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n-1। तो ग्राउंड स्टेट के लिए नोड क्या होगी? 0। अभी समझा देता हूँ, एक बार यहाँ लिख लो। बोलो नोड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 1।
नोड कितनी आएगी यहाँ पे 2, यहाँ कितनी आएगी, कितनी आएगी 3 आएगी। नोड क्या होती है, नोड वो स्थान होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आप ये कहोगे बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर जहाँ भी फंक्शन 0 हो जाए ना, वहाँ नोड प्रेजेंट होती है। बाउंड्री कंडीशन को छोड़ के जहाँ भी फंक्शन 0 हो जाता है वहाँ क्या होती है, नोड प्रेजेंट होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर, खुद को याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। जहाँ भी फंक्शन 0 हो जाता है जहाँ भी फंक्शन 0 हो जाता है वहाँ नोड होती है। वहाँ क्या होती है, वहाँ नोड होती है। ठीक है भाई, ये नोड क्या होती है, नोड क्या होती है, नोड क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, 0 हो। वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। बॉक्स के लिए नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 होता है। क्या होता है, n-1 होता है। तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है। अब देखो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, ये आपकी क्या है 0 to L। मैंने कहा था ना बाउंड्री कंडीशन होती है 0 to L, बाउंड्री कंडीशन है। इनको छोड़ के देखो यहाँ फंक्शन क्या हो गया, यहाँ फंक्शन क्या हो गया 0, तो ये क्या है, नोड है। ये क्या है, नोड है। इसमें कितने नोड है, एक नोड। यहाँ पे देखो एक फंक्शन यहाँ 0 हो रहा है, एक फंक्शन यहाँ 0 हो रहा है। कितनी नोड आ गई, 2 नोड आ गई। यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 जगह फंक्शन 0 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी नोड आ गई, 3 नोड आपके पास आ गई है। इसको कहा जाता है मैक्सिमा, इसको कहा जाता है मिनिमा। इसको जो ऊपर होता है उसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमा। जो नीचे होता है उसको क्या कहा जाता है, मिनिमा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं, मैक्सिमा भी कैलकुलेट करेंगे, मिनिमा भी कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आप कुछ कॉन्क्लूजन्स देखो, मुझे बताओ अगर मैं इसमें से कोई प्लेन पास करता हूँ बीचों बीच से, अगर बिल्कुल बीच से मैं कोई प्लेन पास करता हूँ तो आप क्या दिखोगे, जो पहले वाला वेव फंक्शन है, जो इवन साइन है, ओड साइन है, सॉरी, जो आपका ओड साइन है, साइन 1 है, ओड है ना, साइन 2 इवन है, साइन 3 ओड है, साइन 4 इवन है। तो जो ओड साइन बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्या हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो आपका साइन 2 है वो देखो अनसिमेट्रिक है। अगर आपने बीच में से काटा तो इसकी फोटो इसके जस्ट इधर दिखाई देनी चाहिए थी, ऊपर दिखाई देनी चाहिए थी, तो नीचे दिख रही है। इसका मतलब ये कैसा है, एंटी सिमेट्रिक। ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्या देखो आधा पार्ट इधर, उसके जस्ट मिरर इमेज इधर, ऊपर वाला ऊपर दिखेगा, नीचे वाला नीचे दिखेगा। फिर ऊपर वाला कैसा आ गया, एंटी सिमेट्रिक। तो आप ये कह सकते हो जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स, उसमें जो आपके इवन साइन होते हैं, जो आपके इवन साइन होते हैं, साइन 2 साइन 4 साइन 6, वो तो कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक। कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक। और जो आपके ओड साइन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिक। तो आप लिख सकते हो खुद के नॉलेज के लिए, इन ए बॉक्स, इन ए बॉक्स जो आपके ओड साइन होंगे, ओड साइन समझ गए, ओड साइन का मतलब क्या होगा, साइन 1 साइन 3 साइन 5 साइन 7 आदि आदि, ठीक है, etc। तो ये कैसे होंगे, सिमेट्रिक। कैसे होंगे, सिमेट्रिक। और जो आपके इवन साइन होते हैं, जो आपके इवन साइन होते हैं, साइन 2 साइन 4 साइन 6, ये कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक। कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। समझ में आ गया होगा अब क्यों, जब अपन बीच में से काटते हैं, जब अपन बीच में से काटते हैं तो आपको ये क्यों दिखते हैं ऐसे, समझ में आ गया। अगर ये हाफ बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो सिमेट्रिक, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो एंटी सिमेट्रिक। ठीक, खुद देख लो, साइन 2 देख लो, साइन 4 देख लो, अनसिमेट्रिकल हैं। साइन 3 देख लो, साइन 1 देख लो, कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी।
समझ में आई? वेरी गुड। अब फटाफट से मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो नोड है वो कहाँ मिलेगी आपको, मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, मिनिमा कहाँ मिलेगा, वो भी देख लो आप फटाफट। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रखना ही ये वाला। मैं तरीका बताता हूँ, बुक में डायरेक्ट लिखा होता है यहाँ पे L/2, ये बॉक्स बिल्कुल मिड जो है वहाँ पे इसकी लेंथ क्या होती है L/2। तो जो फर्स्ट आपको मैक्सिमा मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा, ये होती है L/4, ये कहाँ मिलेगा L/4। और जो फर्स्ट मिनिमम मिलेगा आपको वो कहाँ मिलेगा 3L/4 पे, कहाँ मिलेगा 3L/4 पे मिलेगा। अभी बताता हूँ, चिंता मत करो आप, ठीक है। रफ करो इसको, चलो वेरी गुड। देखो नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब क्या है कि जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जहाँ फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नोड या फिर फॉर नोड, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नोड के लिए आप क्या लिखोगे कि जो आपका साइन n पाई है, देखो रे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक साइन वेव बताई थी, क्या बताई थी, साइन वेव बताई थी। बताई थी क्या, इधर 0 +1 -1, ये π/2 था, ये पाई था, ये आपका 3π/2 था, ये 2π था, ये आपका 5π2 था, ये क्या था आपका 3π था। फिर आप लिखोगे आगे, ये था आपका 7π/2 था, फिर ये आपको क्या था, यहाँ आपका होता था 4π होता था, ठीक है। ऐसे पढ़ते थे अपन। तो जो साइन पाई होता है 0 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, साइन 5π2 और π/2 कितने होते हैं +1। तो जो ऊपर जा रहे हैं वो मैक्सिमा, जो नीचे आ रहे हैं वो मिनिमा, और जो इस लाइन पे आ रहे हैं वो क्या होंगे, नोड होंगे, वो क्या होंगे, नोड होंगे, ठीक है। तो फॉर नोड जो आपका n पाई है, ठीक है, साइन n पाई है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, साइन n π/L इज इक्वल टू तो देखो भाई, अपन नोड कैलकुलेशन करने का मतलब आपको तरीका बता रहा था, ठीक है। तो मैं क्या कहा, जो साइन n πx है, ठीक है, साइन n πx/L, क्या साइन साइन n/x/L है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और ये 0 कब आ सकती है, 0 कब आ सकती है, जब n इसकी वैल्यू कितनी हो, n π हो। तो आप लिख सकते हो साइन n/x/L इज इक्वल टू n π। भाई देखो साइन 0π 1π 2π 3π इन सभी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपने क्या किया, ये फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। आगे लिखोगे आप साइन n π की इक्वल होगा ये। अब क्या हो जाएगा आपका, साइन से साइन मर जाएगा, क्या आएगा, n/x/L इज इक्वल टू n π आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलो फॉर ग्राउंड स्टेट आप साइन πx/L ही कर लो इसको। फॉर ग्राउंड स्टेट बोलो क्या होगा, n इज इक्वल टू आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, πx/L इज इक्वल टू पाई, सही है। पाई से पाई घटा, क्या आ गया, x इज इक्वल टू L। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो नोड आएगी, वो कहाँ मिलेगी, x इज इक्वल टू L पे मिलेगी, ये रही x इज इक्वल टू L। यहाँ नोड मिल रही है क्या, यहाँ क्या मिल रही है, नोड मिल रही है। तो ग्राउंड स्टेट में आपको या तो 0 पे मिलेगी, या तो आप यहाँ क्या लिख दो, 0π लिख दो, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप 0π लिख दो, तो नोड कहाँ मिलेगी आपको, x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू L पे। क्या इसके अलावा कहीं नोड मिल सकती है क्या, 0 और L के अलावा ग्राउंड स्टेट में कहीं नोड मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। दूसरा देखो, देखिए अपन इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करते हैं अपन 2π में। तो अपन ने क्या किया, यदि n इज इक्वल टू 2 हो, अब आपके पास क्या हो, n इज इक्वल टू 2 हो,
तो आप क्या करोगे पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू 2 पाई, ये लिखोगे, पाई से पाई मरा, एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 2l, एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 2l। मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या 2l, ये तो बॉक्स से ही बाहर चला गया। अपने बॉक्स की लेंथ क्या थी 0 to l, बॉक्स की लेंथ क्या थी 0 to l, और आपको नोड कहाँ मिल रही है 2l पे मिल रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमा की। चलो और देख लो नोड की वैल्यू और देख लो, और कहाँ मिलेगा आप तो, एक तो 1 पाई भी मिलेगा, एक कहाँ मिलेगा 2 पाई भी मिलेगी नोड, एक 3 पाई भी मिलेगी। ठीक है भाई। चलो और देखो मैक्सिमा के लिए, देखो मैक्सिमा के लिए आप देखो भाई, मैक्सिमा के लिए देखो, मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है आपको, पाई बाई 2 पे मिल रहा है, 5 पाई बाई 2 पे मिल रहा है, 9 पाई बाई 2 पे मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये तो नोड का फॉर्मूला हो गया, पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ये नोड का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हो अब मैक्सिमा कैलकुलेशन करते हैं अपन। ठीक है, कि आपको मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, फिर मिनिमा कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको इस ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है आपको, पाई बाई 2 पे मिल रहा है, तो आप लिखोगे, देखो पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको साइन की। ठीक है, तो आप सीधा लिखोगे पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक बार इसमें कैलकुलेट करके अपन देखते हैं कि पाई बाई 2 पे क्या होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये लो पाई से पाई मर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा एल बाई 2 मिल जाएगा आपको, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एल बाई 2 आपको मिल जाएगा। तो पहला मैक्सिमम आपको मिल रहा है एल बाई 2 पे, ये रहा भाई, फर्स्ट मैक्सिमम आपको मिल रहा है कहाँ पे एल बाई 2 पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है। समझ में आ गया है, वेरी गुड। आगे देखो चलो आप देखो 5 बाई 2 वाला देखो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 1 आएगा, एन पाई एक्स बाई एल है ना, ये वाला। दूसरा क्या हो, एन की वैल्यू आपने क्या की, एन की वैल्यू जब 1 फुट की तब इसको देखा, अब क्या करोगे एन की वैल्यू 2 फुट करोगे, तो क्या लिखोगे 2 पाई एक्स ओवर एल इज इक्वल टू पाई बाई 2, एन इज इक्वल टू 2 के ऊपर कैलकुलेट करके देखते हैं, पाई बाई 2 होगा क्या, पाई से पाई कैंसिल है। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई 2, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एल बाई 4 आ जाएगा क्या, एल बाई 4 आ जाएगा क्या। ठीक है भाई। चलो वो नोड वाला दोबारा से देख लो आप, नोड वाला दोबारा से देख लो, नोड का फॉर्मूला क्या था एन पाई एक्स ओवर एल इज इक्वल टू, एक बार पाई आपने लिखा, पाई से पाई मरा, एन इज इक्वल टू 1 आप लेते हो तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू एल, बिल्कुल सही है। अब आपने क्या एन इज इक्वल टू 2 लिया, एन इज इक्वल टू क्या लिया 2 लिया, तो क्या आ जाएगा 2 पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू, यहाँ पाई रखो आप, यहाँ क्या रखो पाई रखो। ठीक है भाई, देखो यहाँ क्या आएगा, पाई से तो पाई कैंसिल आ जाएगा, क्या जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा एल बाई 2। क्या एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2 पे कोई नोड मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी, यहाँ मिलेगी। जब आपने एन की वैल्यू 2 फुट करी, एन की वैल्यू 2 फुट करी तो एक नोड मिली आपको, कहाँ मिलेगी एल बाई 2 पे, ध्यान रखना भाई, ये कहाँ पे मिली आपको एल बाई 2 पे एक नोड मिली। और देखो एन इज इक्वल टू 3 देखो आप, एन इज इक्वल टू 3 देखो, पाई रखो, क्या रखो पाई रखो, तो यहाँ पर रखोगे 3 पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू पाई आपने रखा, पाई से पाई कट गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया एल बाई 3, क्या आ गया एल बाई 3। एक नोड तो आपके पास ये आ गई, एक नोड तो आपके पास ये आ गई, सॉरी नोड की बात कर रहे हैं, ये कहाँ आ गई एल बाई 3 पे आ गई। और देखो एक 2 पाई पे भी देख लेते हैं, यहाँ भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा एन इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, सॉरी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 रहेगा, एन इज इक्वल टू 3 रहने वाला है। और देखो क्या करोगे, यहाँ क्या लिख दोगे 2 पाई आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा 2l बाई 3 आ जाएगा। तो ये आपको दूसरी नोट में लिखा मिलेगी 2l बाई 3 पे आपको दूसरी नोट मिल जाएगी। ऐसे आप सिमिलरली खुद कैलकुलेट कर लोगे आगे। ठीक है,
फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, ये रहेगा n पाई एक्स बाई एल ओवर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई रख के देख लेना। अगर बॉक्स से बाहर ही जा रहा है तो आपको लिख देना वहाँ पे कि यहाँ नोड प्रेजेंट नहीं है। अगर बॉक्स के अंदर आ रहा है 0 to L के बीच में आ रहा है तो आप लिख देना वहाँ पे नोड प्रेजेंट है। ठीक है भाई, चलो ठीक, वेरी गुड। अब मैक्सिमा की बात अपन कर रहे थे, तो मैक्सिमा आपने ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट कर लिया, कहाँ मिला n/2 पे आपको मैक्सिमम मिला, L/2 पे आपको मैक्सिमम मिला। फिर जो n=2 है, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें आपको एक मैक्सिमम मिला, L/4 पे मिला। दूसरा मैक्सिमम और कैलकुलेट कर देखिए और मैक्सिमम मिलेगा क्या। तो आपने क्या किया, अब बोलो मैक्सिमा की वैल्यू एक बार आपने क्या रखी, π/2 रखी। एक बार अपन 5π/2 रख के देख लेते हैं। n/2 के लिए लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2πx/L = 5π/2। ठीक है, पाई से पाई मरा, x = आ जाएगा 5L/4। 5L/4, जब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और वह आएगा आपका पास 1.2 के आसपास आएगा। अपना बॉक्स ही कितने हैं, 0 to L है और 1.2 L आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, नोड प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो नोड है, सॉरी जो मैक्सिमा है आपको वो बॉक्स से बाहर जा रहा है। मैक्सिमा कहाँ जा रहा है, बॉक्स से बाहर जा रहा है, अपने बॉक्स के अंदर ही कैलकुलेट करना है। तो ये वाला सिस्टम नहीं बैठेगा, एक ही आपको मैक्सिमा मिलेगा और वो कहाँ मिलेगा, L/4 पे आपको मैक्सिमा मिलेगा n=2 में। हाँ, n=3 में कैलकुलेट कर लेते हैं, n=3 में। तो आपने क्या किया, 3πx/L सबसे पहले लिखा π/2, ये वाला मैक्सिमा। क्या किया, पाई से पाई मरा, x क्या गया, x आपके पास आ गया L/6। ये 3 नीचे आ जाएगा ना, तो 2 3 जा 6, L/6 ये रहा भाई। n=3 में फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिला, L/6 पे मिला। देखो और मैक्सिमा मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। ग्राफ को मत देखो, इधर देखो आप। दूसरी वैल्यू आपने रखी 5π/2, 3πx/L = 5π/2 आपने रखा। पाई से पाई मरा, x निकालोगे तो L ऊपर चला जाएगा, 5 आपके पास आ जाएगा, x = 5L/6। देखो भाई, क्या लिमिट के अंदर ही है क्या, 0 to L के बीच में ही है। ठीक है, तो आपको दूसरा मैक्सिमम मिल गया, कहाँ मिला, 5L/6। अब मिनिमा भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मिनिमा भी देख लेते हैं। तो मिनिमा के लिए क्या करोगे आप, जो आपका n/x/L है उसको एक बार आप 3π/2 के, 7π/2 के, ठीक है, 11π/2 के इक्वल आप रख दोगे। तो मैं रख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ मिनिमा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमा। एक मिनट। समझाने का मतलब जो मेरा था वो समझ में आ गया होगा आपको। ये एडिशनल चीज़ें बुक में नहीं लिखी हुई, मैं अपनी खुशी से आपको इच्छा से आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट इनको करते हैं अपन। आप चाहो तो इनको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, नहीं भी इनको पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ सीधा याद कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मिनिमा। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो, मिनिमा के लिए फॉर्मूला आपका ये वाला रहेगा, n/x/L ओवर n π/2। ये रहा 3π/2, 7π/2 इस पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, एक बार 3π/2 रखा आपने और n की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। तो जैसे आपने n की वैल्यू 1 रखी, ये 1 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, πx/L = 3π/2। पाई से पाई मरा, x क्या आ गया, x आ गया पास 3L/2। क्या कोई मिनिमा प्रेजेंट होगा, फर्स्ट n = 1 में कोई मिनिमा प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये तो बॉक्स से बाहर जा रहा है। नो मिनिमा प्रेजेंट, कोई मिनिमा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। चलो n = 2 में चेक करते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2πx/L = 3π/2। चिपकाओ, पाई से पाई हटाओ, x कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा
3L/4। जी सर, अब की बार मिल गया मिनिमा। कहाँ मिला? 3L/4। कब मिला? जब n की वैल्यू क्या है? 2 है। जब n की वैल्यू 2 है, एक मिनिमा मिल गया 3L/4 पे। ठीक है, चलो भाई, चाहो तो सर हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करके देखना चाहेंगे इसको। तो 2πx/L इज इक्वल टू 7π/2 लिख लो। चेक आपकी मर्जी, कितना ही करो। पाई से पाई मारो, क्या आएगा? x इज इक्वल टू 7L/4। बहुत बाहर जा रहा है भाई, बॉक्स से बहुत बाहर जा रहा है। ठीक है ना, बॉक्स 0 से लेंथ का है और ये तो आपके पास 1 पॉइंट कुछ में जाएगा। तो आप लिखोगे मिनिमा एब्सेंट, मिनिमा एब्सेंट, केवल यहीं पे प्रेजेंट होगा। n इज इक्वल टू 3 और देख लो लास्ट, n इज इक्वल टू 3 और देख लो आप, बोलो क्या आएगा? 3πx/L इज इक्वल टू 3π/2। आया समझ में? 3π से 3π मारो, x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू आ गया L/2। जब n की वैल्यू 3 है, जब n की वैल्यू 3 है तो आपको एक मिनिमा मिल रहा है बिल्कुल सेंटर में, और वो कहाँ मिल रहा है? L/2 पे आपको मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या और कोई मिनिमम मिलेगा? चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? 3πx/L इज इक्वल टू 7π/2, 7π/2। पाई से पाई मरा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/6L। फिर से क्या हो रहा है? बॉक्स से बाहर जा रहा है, 7/6L आ रहा है, बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो यहाँ कोई मिनिमा प्रेजेंट आपके पास नहीं होगा, यहाँ 2 मिनिमा होंगे, 2 मैक्सिमा होंगे। कैलकुलेट आप कर लेना। तो ये ग्राफ आ गया किसका? साइन वर्सेज एक्स के बीच में। किस किस के बीच में आ गया? साइन वर्सेज एक्स के बीच में। जो मैंने आपको ये बताया है, ये एडिशनल चीज़ थी, मैंने आपको करने का तरीका इनको बताया है। ठीक है, इनको रफ कर देता हूँ। एक ग्राफ और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक ग्राफ और आपको मैं बता देता हूँ। आप बॉक्स के लिए नोड का फॉर्मूला याद रखोगे, ये याद रखोगे, जो आपके ओड साइन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, और जो आपके इवन साइन होते हैं वो कैसे होते हैं? एंटी सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक, दूसरा जो है ये साइन स्क्वायर और इधर x। जीरो टू L है। ठीक है भाई, 0 to L लेंथ का बॉक्स है, और इसके लिए साइन स्क्वायर वर्सेज x बना रहे हैं। यहाँ क्या बनाया था? साइन वर्सेज x। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ जितने जो नीचे थे उन सबको ऊपर कर दो, पलटा मार दो उनको। क्या कर दो? पलटा मार दो। जितने भी नीचे हैं उनको सबको उल्टा कर दो, सीधा कर दो। ठीक है, तो पहले वाला एज इट इज। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है। अब इसमें ये तो ऊपर था ही, इसको भी पकड़ के ऊपर कर दो। ठीक है भाई, n इज इक्वल टू 3। देखो ये ऊपर था, इसको पकड़ के ऊपर करो, और ऊपर है ही पहले से। ये ऊपर था, फिर दूसरे वाले को आपने पकड़ के ऊपर किया, और तीसरे वाला पहले से आपके पास ऊपर था। ठीक है, गुड। n इज इक्वल टू 4 और देखो भाई, एक ऊपर है फिर एक नीचे था, तो ये तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, फिर ऊपर वाला ऊपर, और फिर नीचे वाला ऊपर। ऐसे क्या करोगे आप? जो आप इक्वल लेंथ से बनाओगे। ठीक है भाई, ये लो। ठीक है, गुड। ये आपका ग्राफ बन गया साइन स्क्वायर वर्सेज एक्स। ठीक है,
तो ये आपका जो बॉक्स है, ये जो आपका बॉक्स है ये ख़त्म होता है और इसी के साथ ही हम जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है उसको भी ख़त्म करते हैं। फिर आपको जो भी क्वेरी होगी वो बाद में आप पूछ लेना भाई, ठीक है। वेरी गुड, आराम से पोज करो, अच्छे से उतारना इसको, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।